गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सब ठीक ठाक? इन्वेंट्री पढ़ रहे थे ना हम लोग। फर्स्ट आवर के अंदर अंदर ना अपना इन्वेंट्री खत्म हो जाएगा, हम लोग एक दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट कर देंगे। वो शायद कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वो नेक्स्ट क्लास में अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अभी इन्वेंट्री का जो अगला टॉपिक है AS2 का, वो है जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाई प्रोडक्ट्स। ये जो टॉपिक है जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट, ये कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आप लोगों का एक सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का, उसमें 15-16 चैप्टर में ये भी एक चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है। आपको फुल फ्लेजेड चैप्टर पढ़ने मिलेगा। हमको 6-7 मिनट बोलना है, कॉस्टिंग के सर लोग 3 क्लास बोलेंगे, ठीक है। तो वहां पे आपको पूरा डिटेल्ड नॉलेज मिल जाएगा, पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पढ़ने के लिए जितना नॉलेज चाहिए वो हम आपको दे देंगे। पहले मैं आपको बताता हूं ये एग्जैक्टली जॉइंट प्रोडक्ट्स का कॉन्सेप्ट है क्या। कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो एक सिंगल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, मतलब हम मटेरियल को मशीन में डाले, हम मटेरियल को रॉ मटेरियल को मशीन में डाले और डाले तो 2 प्रोडक्ट निकल के आया या 3 प्रोडक्ट निकल के आया या 4 प्रोडक्ट, एक से ज्यादा प्रोडक्ट अगर निकल के आया तो उस तरह की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को प्रोसेस इन्वॉल्विंग जॉइंट प्रोडक्ट्स बोलते हैं। और जो 2 आउटपुट निकल के आते हैं उनको जॉइंट प्रोडक्ट्स बोला जाता है। एक सिंगल प्रोसेस से एक प्रोडक्ट निकलना इट्स ए वेरी कॉमन थिंग। आप प्लास्टिक डालोगे पेन निकलेगा, इट्स ए सिंगल प्रोडक्ट। लेकिन आप क्रूड ऑयल का प्रोसेसिंग करो, क्रूड ऑयल का, आपको डीजल और पेट्रोल 2 चीज निकलेगी। तो ऐसी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग, हाँ केरोसिन भी निकलता है। तो केरोसिन को लोग जॉइंट प्रोडक्ट भी कई बार ट्रीट करते हैं, बाई प्रोडक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। नाउ अगर जॉइंट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, एक मिनट, तो प्रॉब्लम ये होती है कि एक प्रोसेस है, एक प्रोडक्ट है, तो सारा खर्चा उसी का। लेकिन एक प्रोसेस है और 2 प्रोडक्ट है, तो साला खर्चा 2 प्रोडक्ट का है, तो आपको तो डिवाइड करना पड़ेगा ना खर्चा को, कि खर्चा लगाए हो एक साथ, प्रोडक्ट है 2। ये वैसे ही कहानी है कि जैसे आप लोग खाना खाने जाते हो, 4 दोस्त 5 दोस्त मिलके, एक बंदा अपना खाना खाए कोई इशू नहीं है, 5 दोस्त मिलके खाना खाएं तो डिवाइड करना पड़ता है ना। तो आपके तो प्रॉब्लम नहीं है, डिवाइड इक्वली कर दिए। पर मान लो एक तो बहुत उस टाइप का बंदा है, एकदम जिद्दी टाइप का, जो ज्यादा खाएगा बोलता हम उसको ज्यादा बिल चढ़ाएंगे, जो कम खाया उसको कम बिल चढ़ाएंगे। अगर गर्ल्स और बॉयज मिला करके तो गर्ल को कम बिल पड़ेगा क्योंकि वो कम खाती है। तो अगर इस तरह का सीन बना तब तो प्रॉब्लम है ना बेटा। और अकाउंट्स में या जितने दिन से भी हम लोग पढ़ रहे हैं, मान लो टुडे वी आर इन 4th क्लास, ट्रू एंड फेयर होना जरूरी है ना। सबके इक्वल चढ़ा दो वो तो ठीक नहीं है। मान लो किसी का व्रत है और वो खाली एक तो ड्रिंक्स ले लिया, कोल्ड ड्रिंक पी लिया खाली, मान लो उसको पूरा बिल चढ़ा दिए, है ना गलत। ट्रू एंड फेयर तो नहीं है ना। नाइंसाफी छोड़ो, गोली मारो, हमको नाइंसाफी है कि नहीं, अत्याचार है कि नहीं, उससे मतलब नहीं है। दैट इज नॉट ट्रू एंड फेयर, ये मानते हो ना। और अकाउंट्स में ट्रू एंड फेयर जरूरी है, मंत्र है वो, तो हम लोग बोलते हैं ना कि ट्रू एंड फेयर इज द गीता, बाइबल एंड कुरान ऑफ अकाउंटेंसी, ठीक है। नाउ हमारे इंस्टीट्यूट ने बोला कि अगर आपके जॉइंट प्रोडक्ट निकल के आते हैं, मान लो उनके नाम है A एंड B, तो आपको A एंड B के बीच में जो टोटल जॉइंट कॉस्ट लगा, मान लो जॉइंट कॉस्ट 40 लाख का लगा, 40 लाख का जॉइंट कॉस्ट माने प्री सेपरेशन कॉस्ट। मतलब एक प्रोसेस जब तुम काम किए ना एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, COP COC वगैरह जो बोलते हो, वो एक ही साथ में लगा और वो एक साथ 40 लाख लगा, तो उसको बोलते जॉइंट कॉस्ट। दैट कॉस्ट इज कॉल्ड जॉइंट कॉस्ट। तो आपको इस 40 लाख को 2 प्रोडक्ट में डिवाइड करना पड़ेगा ना जी, तब तो आप एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का कॉस्ट पता कर
पाओगे और तब ना इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर पाओगे। तो कैसे करें इसके आंसर्स 7, देयर आर 7 to 8 मेथड्स, देयर आर 7 to 8 मेथड्स ऑफ डिवाइडिंग जॉइंट कॉस्ट इनटू जॉइंट प्रोडक्ट्स। इंस्टीट्यूट सेज कि आउट ऑफ दो 7-8 मेथड्स द मेथड विच इज द मोस्ट रैशनल वन, जो सबसे लॉजिकल है, जो सबसे ज्यादा ट्रू एंड फेयर पिक्चर देगा, आपको उसको सेलेक्ट करना चाहिए। इस सिलसिले में इंस्टीट्यूट ने बोला एक मेथड जो इंस्टीट्यूट को बहुत लॉजिकल लगता है वो है सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ स्टेज। वर्ड्स को सुनना, हम समझाएंगे। यहां सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ या रेदर सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ स्टेज। सर स्प्लिट ऑफ क्या होता है? स्प्लिट ऑफ मींस जिस जगह पे वो दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग हुए, एग्जैक्टली उस जगह पे अगर उन दोनों प्रोडक्ट का सेल वैल्यू मालूम है, सेल वैल्यू अगर मालूम है, तो वो सबसे बेस्ट मेथड इंस्टीट्यूट को लगता है। आपको क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ रहेगा, आप टेंशन मत लेना। तो मान लो 40 लाख जॉइंट कॉस्ट लगा, दो प्रोडक्ट अलग हुए, इसका सेल वैल्यू उस वक्त है 70 लाख और इसका सेल वैल्यू है मान लो 90 लाख। तो क्या प्रॉब्लम है? 7:9 में 40 लाख को डिवाइड कर दो, इसका कॉस्ट और इसका कॉस्ट अलग अलग हो जाएगा। नॉट अ बिग डील, बट स्टिल यू शुड नो दैट इट्स ए डील। ऐसा होता है, ये तुमको मालूम रहना चाहिए। 2-3 महीना में कॉस्टिंग के सर लोग तो बता ही देंगे। नाउ इंस्टीट्यूट को एक मेथड और अच्छा लगता है कि कई बार जब दोनों प्रोडक्ट अलग होते हैं ना, तो वो साले WIP स्टेज में रहते हैं, आधे बने हुए रहते हैं। तो आधे बने हुए प्रोडक्ट्स का सेल वैल्यू पता करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो बोला इसी को अगर पूरा बना हुआ, अगर मान लो उस वक्त का सेल वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो पूरा बना हुआ प्रोडक्ट का अगर सेल वैल्यू हो तो उससे डिवाइड कर सकते हो। दैट इज अनदर लॉजिकल मेथड। एक तीसरा मेथड भी है, 7-8 मेथड है। एक मेथड है कि पूरा बना हुआ सेल वैल्यू माइनस यहां से पूरा बनने में जितना खर्चा लगा, जहां से अलग हुए दोनों प्रोडक्ट, उसके बाद तो कुछ खर्चा लगा के तो माल बेचोगे, तो आप WIP में निकला होगा ना, तो बनाने में तो कुछ खर्चा और लगा होगा। तो पूरा बना हुआ फाइनल प्रोडक्ट का सेल वैल्यू माइनस पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, वो भी एक मेथड है। अभी अकाउंट्स में तुम लोगों को उतने मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इंस्टीट्यूट का बोलना है कि जो भी सबसे लॉजिकल मेथड मैनेजमेंट को समझ में आता है, उस मेथड से जॉइंट कॉस्ट को डिवाइड कर देना चाहिए, सो दैट अलग अलग प्रोडक्ट का कॉस्ट मिल जाए। अभी क्योंकि तुम बिगिनर्स हो, 3rd-4th क्लास, बाकी ट्यूशंस चालू हो गए कि सिर्फ मेरी चल रही है? ओके, तो जब तुम बाकी ट्यूशंस पढ़ोगे ना, तो तुमको आइडियाज और मिलेंगे। तुम खाली ये याद रखो, अभी 2 ही मेथड है मान लो, आउट ऑफ 7-8 देयर आर ओनली 2 रेलेवेंट। वन इज सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ स्टेज और एक फाइनल सेल्स वैल्यू। अभी 2 ही मेथड को ध्यान करके रखो, ठीक है? इससे अपना AS2 का काम तो हो जाएगा। नाउ कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट में वाई लगेगा क्या रे? वो तो बाई बाई वाला बाई होता है ना, ये वाला बाई प्रोडक्ट यही है ना। चलो छोड़ते हैं। नाउ सर ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये जॉइंट प्रोडक्ट के साथ चिपका हुआ एक आइडिया है। एंड द आइडिया इज कि कई बार हम लोग एक सिंगल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से 2 प्रोडक्ट निकालते हैं और एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो हमारा मेन प्रोडक्ट नहीं है वो निकल जाता है। मतलब हम लोग उसको प्रोड्यूस करने के उस तरह के मूड में नहीं थे, हमारा काम कुछ और है, लेकिन वो प्रोडक्ट निकल के आ गया, हमको पैसा दे रहा, हम क्या करें? तो हम उस प्रोडक्ट को इन्वेंट्री तो बोलेंगे ही ना, बोलेंगे भैया मेरे को पैसा मिलेगा माल बेच करके, मेरी असेट है। एनी हम लोग असेट किसको बोलते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन असेट? एन असेट इज ए प्रॉपर्टी विच इज गोइंग टू गिव यू इकोनॉमिक बेनिफिट्स। और कोई डेफिनेशन असेट का जिंदा नहीं है। दिस इज द ओनली डेफिनेशन। एन असेट इज ए प्रॉपर्टी दैट इज गोइंग टू गिव यू इकोनॉमिक बेनिफिट्स। कोई तुमको बोले असेट क्या है, बोलना वो जो मेरे को खुशी दे, वो जो मेरे को खुशी दे। फाइनेंशियल खुशी पैसा, एक होता मेंटल खुशी, भाई इमोशनल खुशी, हाँ किसी को देखे अच्छा लगा। एक होता फाइनेंशियल खुशी, पैसा। नाउ रिपीट करता हूं बच्चों, बाई प्रोडक्ट किसको बोलते?
कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वही वाली है, 2 प्रोडक्ट निकालने वाले हैं, लेकिन तीसरा प्रोडक्ट अपने आप निकल करके आ जाता है और हमको पैसा मिलता है, तो हम उसको प्रोडक्ट क्यों नहीं बोलेंगे? भाई साहब मेरी एसेट वो है। अब द क्वेश्चन इज कि सर एक बाई प्रोडक्ट का एग्जांपल दीजिए। शर्ट पैंट बनाते हो, रुमाल निकल के आ जाता है, छोटा छोटा टुकड़ा बच गया, रुमाल बोल दो और क्या है। सर आजकल रुमाल भी वैसे नहीं बिकता, कोई नहीं खरीदता है। रुमाल का अपना एक तो मैन्युफैक्चरिंग का कहानी होता है। एग्जाम्पल में बोले रे, हमको इतना थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग का आइडिया शर्ट पैंट कहाँ बनता है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज, क्रूड ऑयल का प्रोसेसिंग करो, डीजल पेट्रोल आर योर मेन प्रोडक्ट, केरोसिन इज योर बाई प्रोडक्ट। तो हम लोगों को खाली इतना बोलना है कि अगर बाई प्रोडक्ट बनते हैं तो बाई प्रोडक्ट भी एक इन्वेंट्री है, बाई प्रोडक्ट भी एक इन्वेंट्री है। जानते हो अच्छी बात क्या है कि बाई प्रोडक्ट के लिए ऊपर देखो बच्चों, ये जो जॉइंट कॉस्ट है, देख एक चीज तो ये भी समझ कि जॉइंट कॉस्ट लगा है तो जॉइंट प्रोडक्ट निकले हैं और बाई प्रोडक्ट निकला है। ये मानते हो कि नहीं? लगा तो जॉइंट कॉस्ट ही है, एक साथ ही लगा है, उसके बाद 3 प्रोडक्ट निकल गए, 2 मेन प्रोडक्ट थे, एक बाई प्रोडक्ट था। तो बाई प्रोडक्ट को कैसे इवैल्यूएट किया जाए, ये तो हम लोग पढ़ लिए कि जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट में डिवाइड करना चाहिए। तो फिर बाई प्रोडक्ट बेचारा कहां जाएगा? द आंसर इज, पता करो कि जो लेक्चर स्टार्ट हो गया बच्चों, सीरियस रहना, कि बाई प्रोडक्ट कूड़ा है या मेन प्रोडक्ट के जैसा है। तुमको जवाब नहीं देना है, तुम कंपनी के मैनेजमेंट बन के, मान लो मुकेश अंबानी बन के, खुद डिसाइड करो ये कूड़े की तरह का माल है, स्क्रैप की तरह का, कि या एक मेन प्रोडक्ट की तरह का माल है। तो सर ये कैसे पता चलता होगा? सेल रियलाइजेबल वैल्यू से पता चलेगा। कूड़े की तरह बेचोगे तो 200, 500, 1000 रुपया मिलेगा, मेन प्रोडक्ट की तरह बेचोगे तो 200, 500 करोड़ रुपया मिलेगा। नहीं समझे क्या बोल रहे हैं? तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या चीज आपका मेन प्रोडक्ट है, क्या चीज आपका हाँ बाई प्रोडक्ट है, स्क्रैप है। वो पता चल जाएगा, आप चिंता मत करो। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में तो लिख के देगा। आपको इतना डिसीजन मेकिंग करना अकाउंट्स की क्लास में नहीं पड़ता है, लेकिन सीख तो लें, क्योंकि हम लोग तो सीखना है, हम लोग खाली एग्जाम देने नहीं आए। एक चीज हमेशा याद रखिएगा बच्चों, हाँ, और ये हम हमेशा बोलते हैं, 23-24 साल हो गए, 24वां साल है मेरे पढ़ाने का। पढ़ाई जो है, हम लोग जो पढ़ते हैं, क्या आप यहीं आ गए अभी से? रुकिए आता हूं, जस्ट 5 मिनट दीजिए मुझे। मैं बोल रहा था, क्या बोलिए तो? हाँ, पढ़ाई जो है बेटा, ये सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं होती है। पढ़ाई का 3 गोल और होता है। पढ़ाई का सबसे इंपॉर्टेंट गोल ये है कि आपको इस लायक बनाता है कि जब एडवर्स सिचुएशन आए ना, तो आप उसको हैंडल कर सको। यही सब क्लासेस में ही आपको वैराइटीज ऑफ नॉलेज मिलते हैं, जिसको आप अल्टीमेटली जा करके रियल लाइफ में यूज करते हो। एंड पढ़ाई मेक्स यू अ बेटर पर्सन, अ बेटर सिटीजन फॉर इंडिया। हम्बल बनाता है पढ़ाई आपको। पढ़ाई देखिए कभी भी आदमी को एग्रेसिव नहीं बनाएगा, हम्बल बनाएगा। और प्लस पढ़ाई एग्जाम पास करने के लिए है ही है, लेकिन जिसको बोलते हैं ना स्ट्रांग बनना, एडवर्स सिचुएशन में काम आना, ये पढ़ाई का ज्यादा इंपॉर्टेंट गोल है। आते हैं वापस बाई प्रोडक्ट में। इंस्टीट्यूट ने बोला अगर कूड़ा के जैसा है ना, तो जॉइंट कॉस्ट को इसमें अलोकेट मत करो, इसको कूड़े की तरह वैल्यू करो। तो बोला कूड़े की तरह कैसे वैल्यू करेंगे? कूड़े को बेचने से जो पैसा मिलेगा देख लो, और बाकी जो खर्चा उर्चा नेट कटेगा देख लो, एनआरवी जिसको बोलते हो, बस उसी को वैल्यू मान लो। कॉस्ट एनआरवी विचेवर इज लोअर लावर करने की जरूरत नहीं है। भाई कूड़ा है, बेचेंगे तो 1000 रुपया मिलेगा, और 200 रुपया मान लो दलाली उलाली लग जाएगी, तो घर में 800 रुपया आएगा। बस वो 800 रुपया ही मेरा बाई प्रोडक्ट का वैल्यू हो गया, सीधा वैल्यू हो गया, डायरेक्ट सीधा बैलेंस शीट में 800 लिख देंगे, काम खत्म, आंसर डन। लेकिन इसके लिए बाई प्रोडक्ट का कूड़ा होना जरूरी है। एंड आई टेल यू वन मोर थिंग माय सन, कि 99.99% केसेस में बाई प्रोडक्ट कूड़ा ही होता है। तभी तो बाई प्रोडक्ट बोलते हैं ना यार, नहीं तो मेन प्रोडक्ट नहीं बोल दिए होते क्या। नेक्स्ट सर, बड़ी बात, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए बाई प्रोडक्ट 800 रुपए की है। कितने की?
800 रुपए की, लेकिन है तो एक असेट ना बेटा। 800 रुपया बैलेंस शीट में असेट साइड में तो लिखोगे ना, है तो इन्वेंट्री ही, है तो इन्वेंट्री ही। अब प्रॉब्लम इज मेरा टोटल खर्चा कितना लगा जॉइंट कॉस्ट 40 लाख। अब उसमें से बाई प्रोडक्ट भी निकला 800 रुपया का जिसको हम बैलेंस शीट में 800 लिख रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन भी है और मेरा आंसर भी हम देंगे। अगर तुम आंसर दोगे तो गेस करके देना। क्या आपको लगता है कि इसको 800 रुपया देने के बाद, वैल्यू देने के बाद, क्या दोनों जॉइंट प्रोडक्ट में पूरा 40 लाख रुपया डिवाइड करना उचित रहेगा? आप क्वेश्चन समझे मैं क्या बोल रहा हूं? कि बाई प्रोडक्ट को अगर आप 800 रुपया ही वैल्यू देते हो तो क्या पूरे 40 लाख को फिर ए और बी में, भाई मान लो दो मेन प्रोडक्ट ए बी निकले और एक बाई प्रोडक्ट निकल गया, तो बाई प्रोडक्ट को मान लो हमने 800 रुपया दे दिया, भाई ये तेरा 800 रुपया वैल्यू है, तो फिर जॉइंट कॉस्ट का कितना रुपया दोनों जॉइंट प्रोडक्ट में डिवाइड होना चाहिए? अगर इसके लिए तुमको एक गेस वर्क करने बोले, लॉजिकल गेस वर्क, तो क्या लगता है? 800 रुपया माइनस कर देंगे। ये चीज तुमको कॉस्टिंग के सर लोग पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे, पर हमको भी जरूरत पड़ा तो हमने आपको बता दिया कि 800 रुपया फिर माइनस हो जाना चाहिए। 39,99,200 रुपीज को ही डिवाइड करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? खर्चा लगा कम, क्लोजिंग स्टॉक बन गया ज्यादा। खर्चा लगा कम और क्लोजिंग स्टॉक बन गया ज्यादा, वो तो पूरा गलत है ना जी, वो तो प्रूडेंट नहीं है। अच्छा, अब आइए एक आखिरी बात, वो बाई प्रोडक्ट के डिस्कशन को खत्म कर देगी कि अगर बाई प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट के जैसा है तो ये सब भूल जाइए और ये बोलिए मेरा ए, बी और सी 3 प्रोडक्ट है। मेरा ए, बी और सी 3 प्रोडक्ट है, और उसके बाद क्या रूल लगेगा हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, समझ गए कि नहीं? जो भी यहां वो सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ स्टेज हो या फाइनल सेल्स वैल्यू हो, जो भी आपने डिसाइड किया होगा मेथड, उस मेथड से ए बी के अंदर नहीं, ए बी सी के अंदर में टोटल 40 लाख को डिवाइड कर दीजिएगा। सो दिस इज द ट्रीटमेंट और दिस इज हाउ जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाई प्रोडक्ट्स आर डेल्ट इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। सब कंफर्टेबल हैं? अपने बुक में 5 नंबर और 6 नंबर पैराग्राफ को टिक लगा दो। ठीक है, एक बार पैराग्राफ का खाली चेक करो कि कौन सा पैराग्राफ डिस्कस होना बचा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बचा है। ठीक है, 11 हो गया ना? हाँ, 13 14 तो बचेगा, वो मैं डिस्कस अभी करूंगा। 10 नंबर पैराग्राफ है रिटेल मेथड वाला। हाँ सुनिए, कलकत्ते में मोदी खाना दुकान बोलते हैं, मोदी खाना दुकान जानते हो? कलकत्ते में मोदी खाना। हमारे गांव में गल्ला किराना बोलते हैं, गल्ला किराना। क्या? गल्ला किराना। इंग्लिश में ग्रोसरी शॉप बोलते हैं, ग्रोसरी। मेरे गांव में मेरे फादर, अब तो खैर जिंदा नहीं है, भाई साहब देखते हैं इस बिजनेस को, ग्रोसरी शॉप चलाते हैं। 40-45 सालों से वो दुकान है हम लोगों की, ग्रोसरी की दुकान है। जिनके यहां भी ग्रोसरी का दुकान होगा, अगर क्लास में कोई भी बच्चा है और ग्रोसरी का उनके यहां बिजनेस है, तो उनको जरूर यह अंदाजा होगा कि कम से कम भी 3000 तरह के प्रोडक्ट उस दुकान में रहते हैं। खाली साबुन 50 तरह का रहता है। 80 ग्राम साबुन, 100 ग्राम साबुन, 140 ग्राम साबुन, लक्स साबुन, इंटरनेशनल लक्स, सिंथॉल, तो क्या ऐसे लगा हुआ रहता है। या फिर आपको बेस्ट एग्जांपल लेना, आप वहां चले जाओ ना, स्पेंसर्स का छोटा वर्जन है ग्रोसरी शॉप। स्पेंसर तो स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन हो गया ना, अच्छे से आप लेकर के वो बैग लेकर के, जगह भी है, आप वहां पे घुस करके दुकान में शॉपिंग करके बाहर निकल जाओ। वैसा ही अगर कमजोर आदमी का कोई दुकान है 3 लाख रुपया लगा के, स्पेंसर लगाने के लिए 30 करोड़ रुपया लग चाहिए, स्पेंसर जैसी दुकान बनाने के लिए। अब किसी को 4 लाख रुपया लगा के दुकान चलानी है, गरीब आत्मा को, आत्मा हम आदमी के लिए बोलते हैं, गरीब आत्मा, गरीब आदमी,
तो अगर उसको दुकान चलानी हो तो वो तो दुकान खोल के बैठेगा ना जी, उसके पास इतना स्पेस थोड़ी होगा। तो उस तरह के बिजनेस में तुम जरा सोचो, हाँ, और डिफिकल्टी को असेस करो, उसके बाद सोल्यूशन को हम बताएंगे। कि उस तरह के आदमी को अगर बोलेंगे तुम 3000 प्रोडक्ट का जाकर के स्टॉक टेकिंग करके आओ, 31 मार्च को जाओ, 31 मार्च को तो स्टॉक टेकिंग होती है ना, जाके पता करो गोडाउन में कितना कितना माल है, फिर उसका कॉस्ट निकालो, फिर उसका एनआरवी निकालो, फिर विचएवर इज लोअर करो, उसको 3 महीना लगेगा, उसको 3 महीना लगेगा जी। दुकान बंद करना पड़ेगा तब पॉसिबल है, और 3 महीना दुकान बंद करेगा, वो खाएगा क्या वो? सर स्पेंसर्स वालों को तो ये प्रॉब्लम नहीं है ना, नहीं है उनको। सर रुकिए, पूरा बोलने दीजिए, उसके बाद आप अपना व्यू रखिएगा जरूर। सर उनको क्यों नहीं है, आपको क्यों है? उनको इसलिए नहीं है, उनका माल जब घुसता है ना तो वो ऐसे टों करके घुसता है, और निकलता तो भी ऐसे टों करके निकलता है। क्या बोलिए तो? बार कोडिंग, हाँ बार कोडिंग, प्रॉपर इंग्लिश इज बार कोडिंग। तो बार कोडिंग करके माल घुसे, बार कोडिंग करके निकले, तो कितनी इन्वेंट्री उनके पास है वो साला कंप्यूटर ही बता देता है। बारकोड करके घुसाए हो, बारकोड करके निकल रहा है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो एकदम क्लियर है ना, कंप्यूटर ही बता देगा कितना इन्वेंट्री है। पर हमारे यहां कहां बारकोडिंग, बारकोडिंग का 25 लाख रुपए लगता है, 3 लाख में दुकान चलानी है भाई साहब। कहां से बारकोडिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करें? तो पॉसिबल ही नहीं है। भाई साहब को एक बार मैंने बोल दिया कॉस्ट एनआरवी पता करना है, बोला दुकान बंद कर दो, कलकत्ते ही चलते हैं, कुछ और कर लेंगे। पॉसिबल नहीं है। तो इंस्टीट्यूट इस बात को समझता है, और हम बहुत बेहतर समझते हैं, क्योंकि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और मेरी दुकान भी है वाली। पॉसिबल नहीं मीन्स नहीं है। तो सर इंस्टीट्यूट ने क्या रास्ता दिया? इंस्टीट्यूट ने एक मेथड डिजाइन किया, और उस मेथड का नाम, 2 नाम दिया। एक बार बोला रिटेल मेथड, और उसी का नाम दिया एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। सेम चीज है। और उन्होंने क्या बोला सुनो, उन्होंने बोला कि जो दुकानदार है उसको बोलो कि वो 31 मार्च की रात को 12 बजे दुकान बंद करते वक्त स्टॉक टेकिंग वैसे करके नहीं करेगा जैसे प्रैक्टिकली किया जाता है। उसको बोलो वो दुकान को ऐसे घूम करके दुकान में जितने स्टॉक हैं उसका सेल वैल्यू पता कर लेगा। मेरे भाई साहब को तुम किसी भी दिन बोलोगे, मेरे भाई साहब मेरे से 10-12 साल बड़े होंगे, उनको तुम किसी भी दिन बोलो भैया तेरे दुकान में कितना का सामान है, आज बेचोगे तो कितना रुपया मिलेगा, वो 2-3-4% के स्टैंडर्ड एरर के साथ बता देते हैं। मतलब तुमको अगर मैं बोलूं तेरे पास कितना पैसा है, तुम 2-4% के स्टैंडर्ड एरर के साथ बता दोगे कि नहीं हाँ मेरे पॉकेट में इतना पैसा है, जबकि हो सकता है तुमने पिछले 3 दिन से पैसा नहीं भी गिना हो, लेकिन फिर भी तुमको पता रहता है ना अप्रोक्सीमेटली मेरे पास इतना पैसा है। तो वही हाल उन लोगों का भी है। वो लोग बता देते हैं कि भाई सारा सामान अगर बेच के आज बाहर निकलेंगे तो 12 लाख रुपए में बिकेगा अप्रोक्सीमेटली। तो इंस्टीट्यूट ने बोला इस 12 लाख को बना लो बेस। क्या? 12 लाख को बेस बना लो। तो ये तो सेलिंग प्राइस हो गया या सेल वैल्यू हो गया। और दुकान में जो एवरेज जीपी मार्जिन है, भाई आप माल बेचते तो कुछ तो जीपी कमाते होगे, एवरेज जीपी मार्जिन से जीपी परसेंटेज लगा करके मान लो 10% का जीपी मार्जिन में माल बिकता है, तो 1,20,000 का जीपी हो गया। 12 लाख माइनस 1,20 करके 10,80,000 को इन्वेंट्री बोलो, बाहर निकलो, बाई क्लोजिंग स्टॉक लिखो, ट्रेडिंग पीएल को बंद करो। बाई क्लोजिंग स्टॉक लिखने का ही तो प्रॉब्लम था, ये हो गया बाई क्लोजिंग स्टॉक, दी एंड। तो सर ये तो कन्वीनियंस दिया गया ना आपके बिजनेस को, कन्वीनियंस नहीं दिया जाएगा तो हम ऐसे भी इन्वेंट्री वैल्यू नहीं कर पाएंगे। अकाउंटिंग बिजनेस को हेल्प करना चाहिए, अकाउंटिंग बिजनेस को बर्बाद करने के लिए नहीं होता है। सोचिए, खाना इंपॉर्टेंट है कि अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है? भैया खाना इंपॉर्टेंट है। पैसा कमाएंगे तब ना घर में खाना खाएंगे। हमेशा याद रखिएगा, अकाउंटिंग इज सबसर्विएंट, अकाउंटिंग इज सर्वेंट ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग शुड सर्व बिजनेस, बिजनेस शुड नॉट सर्व अकाउंटिंग। यार हम अकाउंटिंग करते रहे, पढ़ाई नहीं। इतना टफ कर दोगे अकाउंटिंग को? इंस्टीट्यूट का ये काम है कि अकाउंटिंग को इजी किया जाए,
समझने लायक किया जाए, हार्मोनाइज किया जाए, ऐसा किया जाए कि सबको समझ में आए, कंपेरेबल हो, रेलेवेंट हो। पर सर चढ़ के नहीं मुते भाई, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड। नौकर की तरह ही रहे। वो बाबू नहीं है, बाबू हम लोग हैं, धंधा हमारा है। सो हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि अकाउंटिंग शुड सर्व द बिजनेस, इट इज नॉट द मास्टर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इंस्टीट्यूट इस तरह की सिचुएशन में, और इंस्टीट्यूट समझता भाई इस बात को, हमारे तुम्हारे जिद्दी होने से काम नहीं चलेगा। जहां प्रॉब्लम है वहां प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है तो उसका एक सोल्यूशन होना चाहिए। और उसका सोल्यूशन यही है कि इंस्टीट्यूट ने इस तरह का एक आसान सा मेथड बना के दिया। लेकिन सुनो, ये मेथड जब बना के दिया ना, तो ये भी बोला स्पेंसर्स विल नॉट यूज इट, पैंटलून्स विल नॉट यूज इट, ऑल्दो दे आर ऑल्सो इन द रिटेल्स। बाप रे बाप, उनके पास तो 3000 क्या 15,000 तरह का सामान होगा। उनका तो 24 इंची, 26 इंची, 28 इंची, 30 इंची, 32 इंची का पैंट। बोलिए हाँ या ना? हम लोग का तो इतना तरह का पैंट नहीं। फिर ब्लू कलर, ब्लैक कलर, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, आप समझ रहे हो। फिर मेंस का अलग, फीमेल सेक्शन अलग, किड्स अलग, ऊपर से बेल्ट, टाई, क्या नहीं मिलता वहां पे। भयंकर टाइप का रिटेल है भाई, डेंजरस टाइप का। लेकिन उनके साथ क्या फैसिलिटी है? हाँ, उनका साला घुसे बार कोडिंग में, निकले बार कोडिंग में, प्राइस वैल्यू सब आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम उनको नहीं होता है। तो जिन लोगों को इनकन्वीनियंट है, रिपीट, जिन लोगों को इनकन्वीनियंट है, उन लोगों के लिए एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड यूज करने का है। ऐसा ही एक मेथड और है, ऐसा ही, नॉट एकदम ऐसा, बट ऐसा एक और बेनिफिट दिया गया है उन लोगों को जो लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करते हैं ना। सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है मैं नहीं बता सकता, लंबा कहानी है। कॉस्टिंग में एक पूरा फुल फ्लेजेड चैप्टर है 8 क्लास 7 क्लास का। हाँ, टीचर लोग पढ़ाएंगे। खाली मैं एक लाइन बोलता हूं, आप लोग जो अभी तक इन्वेंट्री वैल्यू कर रहे हो, वो तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर कर रहे हो ना। उसमें कॉस्ट कौन सा कॉस्ट है? एक्चुअल कॉस्ट ही तो है ना। जो कॉस्ट लगा उसी को तो कॉस्ट बोलते हो। व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट इनकर्ड, इनकर्ड बोलते हो ना, टू ब्रिंग द इन्वेंट्रीज टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। तो कॉस्ट इनकर्ड है ना कि कॉस्ट टू बी इनकर्ड है? इनकर्ड है ना, तो हिस्ट्री है ना, हिस्टोरिकल कॉस्ट है ना जी। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट को मेजर करना बड़ा आसान होता है। तुम कितना रुपया खर्चा करके यहां पहुंचे, ये इजी है मेजर करना। तुम कितना रुपया खर्चा करके घर पहुंचोगे, इसमें एस्टिमेट करने का जरूरत पड़ेगा। तुम तो बोल दो कि 7 रुपए में पहुंच जाएंगे, पर मेट्रो बंद मिला तो समझ रहे हो, फिर बस के लिए वेट करेंगे, बस नहीं आई तो। अब आप समझ रहे हो, एस्टिमेट वहां जरूरी पड़ता है जहां पे आपको फ्यूचर की एनआरवी इज एन एस्टिमेट। एनआरवी इज नॉट हिस्ट्री, एनआरवी इज फ्यूचर नेट realizable value. Realizable itself means future. Estimated selling price minus estimated commission that you are going to pay, selling cost बोलते हैं, उससे निकलता है ना एनआरवी। सो एनीवे, अभी मैं वहां नहीं जा रहा हूं, अभी मैं यहां आता हूं कि आप जब इन्वेंट्री एसेटेन करते हो ना बेटा, तो आप लोग बोलते हो हमको कॉस्ट लेना है, और वो कॉस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है जिसको एक्चुअल कॉस्ट भी बोला जाता है। लेकिन अगर कोई बंदा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करता है और उसका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इफेक्टिव और एफिशिएंट है, और वो ढंग से, जैसे तुम लोग कॉस्टिंग की क्लास में पढ़ोगे वैसा से वो आदमी अगर सिस्टम को मैनेज करता है, तो उसको ईयर एंड इन्वेंट्री के लिए, कन्वीनियंस के लिए एक्चुअल कॉस्ट की जगह स्टैंडर्ड कॉस्ट लेने मिल जाएगा। जैसे हम लोगों के लिए एक तो इजी रास्ता है ना, हम लोग कौन लोग ग्रोसरी वाले लोग, स्टूडेंट नहीं, हम लोग रिटेल बिजनेस वाले लोगों के लिए एक इजी मेथड है ना, वैसा एक इजी मेथड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम वालों के लिए भी है। तो उनको बोला गया है कि आपको ईयर एंड इन्वेंट्री में एक्चुअल कॉस्ट की जगह स्टैंडर्ड कॉस्ट लेने मिल जाएगा, प्रोवाइडेड आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम एफिशिएंट और इफेक्टिव हो,
सिस्टम आप फॉलो करते हो, स्टैंडर्ड टाइम टू टाइम आप निकालते रहते हैं, मतलब कुल मिला के स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम आप फॉलो करते हैं। अब वो सिस्टम क्या है मैं समझा नहीं पाऊंगा, वो लंबा स्टोरी है। मेरा काम AS2 में इतने से हो जाएगा। नाउ तुम थोड़ी देर पैराग्राफ नंबर 13 और 14 को रीड करते रहो। आई एम जस्ट कमिंग इन 2 minutes, somebody is waiting for me, आई एम जस्ट कमिंग इन 2 minutes। क्या पढ़े दोनों पैराग्राफ्स में? सर एक तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है। सुनिए, रुकिए थोड़ा देर। आप एक AS1 पढ़े थे, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, नोट्स ऑन अकाउंट्स को लेके बात था, याद है? अपने बात किए थे कि नोट्स ऑन अकाउंट्स क्यों बनते हैं, नोट्स ऑन अकाउंट्स क्या होते हैं? नहीं, पार्ट ऑफ ये घटिया आंसर, माने कुछ भी चिपका दोगे, माने करेक्ट है, पर कोई बोले नोट्स ऑन अकाउंट्स क्या होता है, तुम बोलोगे इट इज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या होता है नोट्स ऑन अकाउंट्स? हाँ सर, उसमें बैलेंस शीट, P&L और कैश फ्लो में हम लोग जो आइटम दिखाते हैं उसका डिटेल्स, फुल डिटेल। आज मान लो बैलेंस शीट में लिख दिए फिक्स एसेट 1200 करोड़, तो बैलेंस शीट तो फिक्स एसेट 1200 करोड़ को संभाल लेगा, पर उसमें लैंड कितना, बिल्डिंग कितना, प्लांट कितना, मशीन कितना, फर्नीचर कितना, व्हीकल कितना, इक्विपमेंट कितना, गुडविल कितनी, पेटेंट कितना, कॉपीराइट कितना, कहां पता चलेगा? नोट्स में। कॉस्ट कितना, डिप्रिसिएशन कितना, WDV कितना, खरीदे इस साल कितना, बेचे कितना, कहां पता चलेगा? नोट्स में। बैलेंस शीट तो एक तो WDV दे तो 1200 करोड़ डन, बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। पर क्या उतने से अंडरस्टैंडेबिलिटी आ जाएगी या डिटेल चाहिए? जैसे मान लो मैंने आपको बोला इन्वेंट्री इज स्टॉक, चलो AS2 खत्म, तो 2 दिन से झक मार आ रहे हैं, झक मछली मारने को बोलते हैं, झक मछली को बोलते हैं। 2 दिन से क्या समुद्र में बैठ के मछली मार रहे हैं हम लोग? पढ़ रहे हैं ना। सो नोट्स ऑन अकाउंट्स डिटेल्स को बोलते हैं। नोट्स ऑन अकाउंट्स में वो डिटेल दिया जाता है जिस डिटेल को पढ़ लेने के बाद बैलेंस शीट वगैरह समझ में हाँ जल्दी और अच्छे से आता है, और उसके बाद हम लोगों का डिसीजन मेकिंग हाँ स्ट्रांग होता है, अच्छा होता है, लॉजिकल होता है। इन्वेंट्री को लेकर के जो डिस्क्लोजर्स करने हैं वो पैराग्राफ नंबर 13 में है। सिंपल डिस्क्लोजर है। मान लो आपकी इन्वेंट्री टोटल है 1300 करोड़ रुपए की, तो आपको ब्रेकअप पहले देना है कि भाई रॉ मटेरियल कितने का है, WIP कितने की है, फिनिश गुड्स कितने का है। अगर आप स्टॉक इन ट्रेड में डील करते हो, स्टॉक इन ट्रेड माने आप बनाते नहीं हो, हाँ स्टॉक इन ट्रेड समझते हो ना, तो वो कितने का है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स कितने का है, उसका ब्रेकअप हमको चाहिए। प्लस आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है इन्वेंट्री के वैल्यूएशन को लेके। और हर इन्वेंट्री में ना आपका जो स्टॉक इन ट्रांजिट होता है ना उसका भी डिटेल चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो आप खरीद तो लिए हो पर माल आपके गोडाउन तक पहुंचा नहीं है, तो उसको स्टॉक इन ट्रांजिट बोलते हैं ना। वो गुड्स तो अपना ही होता है ना, अपन माल ले लिए रे, खरीद लिए, ओनरशिप अपने पास आ गई, पैसा भी पेमेंट हो गया, पर माल रास्ते में पड़ा है, तो माल किसका है? अपना है कि नहीं? जल्दी बोल। अपन परचेज की एंट्री मारेंगे कि नहीं? पहले जल्दी बोल। तो परचेज टू क्रेडिटर लिखे तो इसका मतलब इन्वेंट्री को बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा कि नहीं? तो वो इन्वेंट्री का अलग से डिटेल देना पड़ता है कि भाई स्टॉक इन ट्रांजिट मेरा इतना रुपए का है। ये अपना डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट हो गया, ठीक है सर। उसके नीचे वाला पैराग्राफ क्या है? हाँ एक्सक्लूजन्स। क्या? एक्सक्लूजन्स। ये 4 आइटम भले किसी के लिए इन्वेंट्री हो पर AS2 लगाने की जरूरत नहीं है, वो AS2 के परव्यू से बाहर है। दे मे बी इन्वेंट्रीज, दे मे बी इन्वेंट्रीज, but they are outside the purview of accounting standard
2, इसमें 2 तो मतलब मेरा है, मतलब 2 ठो बी एंड सी, सी कैसे मेरा है? आप जानते हो क्या मैं शेयर्स वगैरह में डील करता हूं? हाउ डिड यू नो? कब बोले? हम तो पिछला 3-4 दिन में तो बोले नहीं है। क्या बोले? 1 मिनट। तो खाली रिलायंस का शेयर है तो स्टॉक इन ट्रेड हो गया। अच्छा, सत्यम का भी कभी था, नुकसान हुआ नहीं, तो इसका मतलब पुराने जमाने से चला आ रहा स्टोरी। सो एनीवे, मैं ये बोल रहा था कि ये जो दोनों आइटम आप देख रहे हो, मेरा दोनों, जैसे आप लोग मेरे WIP हो, हाँ सोचिए, हाँ या ना? सर हम लोग तो पैसा पहले दे दिए, तो मैंने तो उस दिन बोला था आप जो पैसा पहले दिए हो मेरा लाइबिलिटी है। आपको बताया कि नहीं? बताया कि नहीं? वाला बात, आप जो हमको पैसा दिए हो वो मेरी लाइबिलिटी है, और हम जो आपके पीछे पैसा खर्चा किए वो मेरा WIP है। सर नहीं पकड़ में आया। पकड़ो, कैसे नहीं समझ में आएगा? छोटे थोड़ी हो। 2 चीज हुई है कि नहीं? मेरी बुक्स के बारे में सोचिए, अपनी बुक्स के बारे में नहीं। एक, आप हमको पैसा दिए, हम उसका एंट्री मारा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस ट्यूशन फीस रिसीव्ड। 1 रुपया भी PL में नहीं गया सर अभी, जबकि नॉन रिफंडेबल ट्यूशन फीस है। बोली हाँ या ना? पर अक्रू कैसे करा दूं बाबू? पढ़ाऊंगा तब तो अक्रू कराऊं, पैसा तो लेके ही बैठा हूं। पढ़ाने से ना इनकम अक्रू होगा। ट्यूशन फीस न लिया है कि एडवांस ले लिया हो गया। मेरे को कुछ परफॉर्म करना है कि नहीं करना है? यू अंडरस्टूड क्या बोल रहा हूं? तो वो मेरा लाइबिलिटी है, और मैं तुम्हारे पीछे खर्चा किया हूं कि नहीं अभी तक कुछ, और करता रहूंगा ना आगे भी। अमाउंट में भी स्मॉल, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरा 80-90% मार्जिन है। खर्चा में भी स्मॉल। आवर ग्रॉस मार्जिन्स आर वेरी हाई बिकॉज आर वेरिएबल कॉस्ट आर वेरी लो। हम लोगों के फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं, ग्रॉस मार्जिन आर वेरी हाई। सर्विस सेक्टर में ग्रॉस मार्जिन हाई होती है ना, माल जो खरीद के बेचता है उसके लिए ग्रॉस मार्जिन कम होती है, लेकिन सर्विस सेक्टर में ग्रॉस मार्जिन आर वेरी हाई। ये नॉर्मल बिजनेस का फंडा है। अब जैसे कोई बार्बर है, वो बाल काटता है, उसको तो तुम जो 100 रुपया देते हो साला पूरा ही ग्रॉस मार्जिन है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? सो व्हाट आई एम सेइंग इज, खैर उसमें मत जाओ अभी। अभी ये सोचो कि तुम लोग मेरे WIP हो, मैंने जितना रुपया खर्चा किया है तुम्हारे पीछे, वो एक तरह से मेरी इन्वेंट्री ही तो है। क्योंकि जब तक तुमसे मिले हुए पैसे को मैं PL में नहीं भेजूंगा, तब तक तुम पे जो खर्चा कर रहा हूं उसको कैसे PL में भेज दूं? साला मैचिंग कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा। नहीं समझे? तो तुम जो पैसा दिए वो लाइबिलिटी, और मैंने जो खर्चा किया तेरे पीछे वो असेट। तो मैं जो खर्चा किया दैट विल बी कॉल्ड WIP अराइजिंग इन सर्विस इंडस्ट्री या इन ट्यूशन फील्ड। और तुमने जो पैसा दिया वो एडवांस ट्यूशन फीस, दोनों बैलेंस शीट में खड़ा है, और दोनों एक साथ PL को हिट करेगा। बोथ विल गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द सेम टाइम या इन द सेम ईयर बोलिए तो अच्छा रहेगा। टाइम इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता अकाउंट्स में, आप जानते हो ईयर इंपॉर्टेंट होता है कि मैं कौन से साल का PL बना रहा हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट। 12 तारीख की इनकम को 12 तारीख को लिखना जरूरी नहीं है, 31 मार्च के पहले लिख दो, इट्स ओके। तब तक आप प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बोल दो ना, काफी है। PL में तो 31 मार्च को ही डालोगे ना बेटा। मान लो 12 जनवरी को एक बिल्डिंग बेचे, तुमको 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो थोड़ी ऐसा लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग टू PL टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, भी तो लिख सकते हैं। बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट 12 लाख टू बिल्डिंग 10 लाख टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। PL तो 31 मार्च को बनाएंगे तब ना PL में भेजेंगे मेरे बच्चे। सो पॉइंट, हाँ सुनो, WIP और मेरा एडवांस ट्यूशन फीस एक साथ PL को हिट करेगा। हिट करेगा माने PL में ट्रांसफर होगा। हिट करना मींस इट्स गोइंग टू P&L। तो अगर मैं ऐसा वर्ड बोलूं ना हिट करेगा, तो टेंशन लेने का नहीं है। ये वर्ड बोला जाता है बड़े, जब थोड़ा उम्र हो जाता है, आप भी जब एज हो जाएगा तो आप लोग भी इसी तरह से बोलोगे, अरे ये कब PL में हिट करा रहे हो भाई, माने व्हेन आर यू ट्रांसफरिंग इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो कब PL में हिट करेगा मेरी बातचीत से अगर पता चला हो तुमको, तो मैं 31 मार्च को PL में हिट करा दूं। फरवरी चल रहा है अभी, 18 फरवरी आ गया है। पढ़ाए थे आपको, बोले थे, बोलते बोलते आपको याद नहीं है। कब करूं?
1 मिनट, ये बोल रही है बच्ची। हाँ सर, आप बोले थे कि जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब आप पीएल में हिट कराओगे। क्या आपको लगता है मार्च 31 में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? 20% भी नहीं होगा, लंबा लगेगा टाइम। तो सर फिर क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस बैलेंस शीट में रखना है, और क्या। तो सर आप तो हम लोग से एक ही बार में पैसा लिए, पर आपका तो खर्चा धीरे धीरे लगेगा। हाँ, तो सब WIP में जोड़ते जाएंगे। कॉस्ट इनकट टू ब्रिंग द इन्वेंट्रीज टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन हम जोड़ते जाएंगे, और जिस दिन सिलेबस कंप्लीट होगा उस दिन WIP को भी PL के डेबिट साइड में लिख देंगे। टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP बच्चे, और बाई सेल लिख देंगे, बाई ट्यूशन फीस। जो एडवांस तुमने दिया उसको हम इनकम में डाल देंगे, P&L बन जाएगा। तो सर आपके यहाँ इस तरह की पॉलिसीज हैं? यस। और ये लॉजिकल है कि नहीं ये भी सोचो। वैसे हमारे लोगों के यहाँ ना एक और ऑप्शन भी है, मैं एक और तरीका भी फॉलो कर सकता हूं, अभी मैं उसको नहीं पढ़ाऊंगा। व्हेन आई विल बी टीचिंग यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 ऑन रेवेन्यू रिकॉग्निशन, उस दिन अपन लोग पढ़ेंगे। सो अभी जबरदस्ती का छेड़छाड़ मत करना, विल टॉक लेटर। तो हम लोग टाइप के बिजनेस के लिए इन्वेंट्री होते हुए भी AS2 के परव्यू से हम लोग बाहर हैं, क्योंकि हम लोगों के ऊपर AS9 या AS7 लगता है। 9 सर्विस सेक्टर के ऊपर लगता है, 7 कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर लगता है। बट दोनों का काम ऑलमोस्ट एक जैसा है। वहां भी कॉन्ट्रैक्ट है, यहां भी कॉन्ट्रैक्ट है। वहां बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है, यहां अकाउंट्स पढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट है। अदरवाइज बोथ आर कॉन्ट्रैक्ट, वन इज कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एंड वन इज सर्विस रिलेटेड। और शेयर्स एंड डिवेंचर्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड जो होता है, क्या शेयर्स एंड डिवेंचर्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, इसकी अकाउंटिंग AS13 से गवर्न होती है। किससे? AS13 से। AS13 में एक प्रिंसिपल है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। क्या बोलिए? NRV नहीं, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो वो वाला प्रिंसिपल फॉलो होता है, हम आपको बताएंगे, वो आपके सिलेबस में चैप्टर है। और एक इन्वेंट्री है, चौथा वाला, हम लोग उसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस या माइनिंग रिलेटेड प्रोडक्शन। D नंबर को एक बार और पढ़िए, किस तरह के आउटपुट्स हैं देखिए वहां पे। प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्रीज ऑफ लाइव स्टॉक, कॉमा एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, कॉमा मिनरल ऑयल्स एटसेट्रा। तो सर ये सब चीज भी इन्वेंट्री हो सकती है। फार्मर की इन्वेंट्री नहीं होगी तो क्या होगी बोलो? अब फार्मर ने क्रॉप्स उगाए हैं तो क्रॉप उसका इन्वेंट्री नहीं होगा तो क्या होगा बोलो? होगा ना इन्वेंट्री। अब मान लीजिए वो पोल्ट्री फार्म है, पोल्ट्री या गौशाला है, तो पोल्ट्री में जो मुर्गियां हैं वो इन्वेंट्री नहीं है तो क्या है? फिक्स एसेट है, बिल्डिंग है। जल्दी बोल, इन्वेंट्री ही तो है। गौशाला में जो गायें हैं वो इन्वेंट्री ही तो है, और क्या है? तो सर क्या होता है, इनकी अकाउंटिंग कैसे होती है? CA फाइनल में पढ़ोगे। देयर इज एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कॉल्ड AS41, इंड AS41 एग्रीकल्चर। आपको मैंने बताया CA फाइनल में इंड AS है सिलेबस में। ओके, तो वहां पढ़ोगे। तो सर बाई चांस अभी सम आ गया तो अभी ये बोल दीजिएगा कि ये हम लोगों के AS2 के परव्यू से बाहर है। वैसे इनको NRV पे वैल्यू किया जाता है। कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर नहीं, NRV डायरेक्ट। तो सर कितना खतरा है? बोल क्या खतरा है? सर मान लीजिए खरीदे 40,000 में एक गाय खरीदे 40,000 में, एक साल के बाद उसको बेचे नहीं, पर गाय एक साल बड़ी हो गई। और ऐसे भी चीजों के दाम भी बढ़ रहे हैं हिंदुस्तान में, और गाय भी बड़ी हो गई तो दाम भी बढ़ गए होंगे। और गाय का दाम मान लीजिए 40 से 52,000 हो गया NRV। हम खरीदे 40 में तो और 52,000 हो गया, तो आप क्या 52,000 में लिखेंगे बैलेंस शीट में? यस। तो सर 12,000 प्रॉफिट लिख लोगे? यस। सर ये तो प्रॉफिट आपको हुआ नहीं है। हाँ नहीं हुआ, लिख लेंगे। अरे ये प्रूडेंस नहीं है, तुमको लगता है, हमको लगता है आराम से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे अगला साल 12,000 कम प्रॉफिट भी तो लिखेंगे रे बाबा।
यही 52,000 अगला बार का ओपनिंग स्टॉक नहीं बनेगा क्या? फिर अगर 60 में बेचेंगे तो 8,000 ही तो प्रॉफिट लिखेंगे। डिड यू गेट द पॉइंट? पर क्योंकि इस तरह की इन्वेंट्री में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो या क्या नाम बायोलॉजिकल असेट्स हो, जिसको आप लोग लाइव स्टॉक बोलते हो, लाइव स्टॉक को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल असेट्स। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल असेट्स। उसमें एनआरवी यूज होता है। क्या यूज होता है? एनआरवी। और वो आप कब पढ़ोगे? सीए फाइनल में। तो बाई चांस अगर क्वेश्चन आ गया, आना नहीं चाहिए, पर अगर आ गया तो ये वाला वर्ड लिख देना। क्या? कि वो हमारे एज2 के परयू से बाहर है, वैसे उनका वैल्यूएशन एनआरवी पे होता है। वहां देखिए लिखा भी होगा, दे आर वैल्यूड एट देयर एनआरवी एट दैट पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्रोडक्शन। वहां लिखा होगा, देखिए। नहीं लिखा तो हमने हटा दिया है। बोल दिया, लेकिन हेलो बोल दिया। चलिए, सो दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज ओवर। हम लोग एक्सरसाइज की कुछ सम्स बनाएंगे, उसके पहले 3-4 तो बात आपसे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करते हैं। और सुनिए बच्चों, अभी कुछ ऐसा बात आएगा जो हम पढ़ाए नहीं है, लेकिन हम 2 दिन से इन्वेंट्री पढ़ा रहे हैं, तो कुछ बुद्धि तो गया अंदर में। तो सेम चीज पढ़ाया हुआ हो सकता है 9 आउट ऑफ 10 टाइम मिल जाए, पर 1 आउट ऑफ 10 टाइम आपको नया चीज मिलेगा। नया चीज जो मिलेगा उसको लॉजिकली अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करके, अच्छे से समझ के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। और ये मान के चलिएगा, कोई भी पेपर आप एग्जाम का देने जाओगे, कोई भी जाना पहचाना क्वेश्चन 80 to 90% ही आएगा। 10 to 20% आउट ऑफ द ब्लू कहीं से भी आ जाएगा, मतलब कहीं से भी आ जाए। आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोलते उसको, सिलेबस का ही है, पढ़े नहीं है कभी भी। इस तरह के सम्स रहेंगे, उसको आपको अपना बुद्धि लगा करके आना पड़ता है। एक स्टूडेंट जो रैंक लाता है और एक जो रैंक नहीं लाता है, यही वाला डिफरेंस होता है। 80% के आंसर सब लोग करते हैं, रेस्ट 20% जो है वो उनको सुपीरियर बनाता है। जहां पे आप अपना लॉजिक, बुद्धि, कहीं पे कुछ काम करते हो, बाप के ऑफिस जाते हो, पापा की दुकान में बैठते हो, तो बहुत सारी बुद्धि डेवलप होती है ना। हम रह गए 24 घंटा WWF देखने में, तो वो तो बुद्धि तो डेवलप होएगी नहीं जी, वहां तो मारपीट वाली बुद्धि डेवलप होएगी। इसी के लिए आर्टिकलशिप किया जाता है। सीए फाइनल में आर्टिकलशिप है ना मैंडेटरी, तो बहुत सारा नॉलेज वहां से मिलता है। न्यूज़पेपर से नॉलेज मिलता है, आपस में दोस्त यार बातचीत किस तरह करते हैं उससे नॉलेज मिलता है, कौन से चैनल्स देखते हैं उससे नॉलेज मिलता है। बैठ करके स्टार प्लस और क्या नाम उसका जी मीडिया देखोगे तो हाँ वही जी टीवी, तो उसी तरह का नॉलेज होगा। वो 20% के लिए किस तरह का चॉइस तुम्हारा होता है ना, वो मैटर करता है। एंड डोंट टेक इट लाइटली, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप हमको जवाब देना। एक बिजनेसमैन है, ईरान में बैठा हुआ है, ठीक है। ईरान से वो इंडिया तेल भेजता है, तेल, ऑयल, जो क्रूड ऑयल वगैरह नहीं होता है क्या, पाइपलाइन के, यू नो पाइपलाइंस, पाइपलाइन के थ्रू से ट्रांसपोर्टेशन होता है। आजकल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना हेवी हो गया कि लोग परमानेंटली पाइपलाइन बिठा देते हैं, कंट्री टू कंट्री। बीच में अगर पाकिस्तान नहीं होता तो हम लोगों का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत इजी हो जाता, बहुत कम दाम में। यहां से टेंशन ये है कि हम लोग अगर पाइपलाइन बिछवाएंगे भी तो ये लोग उड़ा देंगे। हंसी मजाक नहीं, तो बात बोल रहा हूं। सो समहाउ समुंदर के बीच में से और जहां से भी फैसिलिटी मिलता है, लोग पाइपलाइन बिछा के काम करते हैं। बहुत सारी कंपनियां इस काम में जो पाइपलाइन बिछाने का काम करती है, पाइपलाइन बनाने का काम करती है, ठीक है। छोड़िए, अभी मैं उस पर आता हूं। तो वो बंदे का क्या प्रॉब्लम है, सुना उस बंदे की एक प्रॉब्लम सुन। वो बंदा बोलता है कि भाई हम तो मान लो से बैंगलोर से कलकत्ता पाइपलाइन के थ्रू से माल भेजते हैं, ठीक है। तो कलकत्ता में मेरा बायर है और हम सेलर बैठे हैं बैंगलोर में। ईरान से इंडिया की बात कर रहा था मैं, एक बार बैंगलोर टू कलकत्ता बोल दूं, थोड़ा इजी हो जाएगा तुमको कॉम्प्रिहेंड करने में। हाँ, तो बोलता मेरे ना ईयर एंड में 31 मार्च के दिन पाइपलाइन के अंदर ही बहुत सारा स्टॉक रहता है।
रहेगा कि नहीं रहेगा? और बोलता वो ना मेरा हमेशा ही रहेगा, मतलब एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वो माल वहां पे रहेगा। जो एक्स्ट्रा माल हम वहां से पंप करेंगे वो माल निकल करके इधर चला जाएगा, पर उसके अंदर माल रहेगा। आप समझ पा रहे हो कि नहीं? तो वो ये बोलना चाहता है और आप उसका लॉजिक के साथ आंसर दीजिएगा। और दोस्त यार लोग बात भी कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो बोल रहा है कि वो माल जो है ना वो तो हमेशा ही रहेगा मेरा वहां पे, तो हम इसको इन्वेंट्री नहीं मानते हैं, हम इसको फिक्स्ड असेट के टाइप से मान के अकाउंटिंग करना चाहते हैं। ये उसका सिंपल सा एक लॉजिक था। आप आराम से टाइम लेकर के आप अपना जजमेंट करके आप मुझे आंसर करोगे। हाँ, वो फिक्स्ड असेट मान करके, भाई अगले का बुद्धि, अगला बोला कुछ भी और क्या, अब आप बुद्धि लगाओ और क्या। बोलिए, वो इन्वेंट्री ही है या उसको फिक्स्ड असेट के रूप में या कोई और असेट के रूप में अकाउंटिंग की जा सकती है? सर वो इन्वेंट्री ही है। पाइप में अब हम लोगों के दुकानों में, किसी भी दुकान में आप चले जाइए, एक तो एन अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री हमेशा स्टॉक में रहती है कि नहीं? तो क्या वो बोलेगा इतना इन्वेंट्री तो मेरे पास हमेशा ही रहेगा, इसको हम बिल्डिंग मान लेते हैं? अरे साला कुछ भी बोल दोगे। विल यू से एनीथिंग? नेचर थोड़ी बदल जाता है यार असेट का। असेट का नेचर तो वही रहेगा, पर्पज ऑफ होल्डिंग तो वही है। तुम क्यों रखे हो इसको, इन्वेंट्री क्यों रखे हो वहां? बेचने के लिए कि यूज करने के लिए? बोलो, यूज करोगे उसको, बेचोगे ना, तो इन्वेंट्री का पर्पज थोड़ी चेंज हो जाता है। और ऐसा भी थोड़ी कि वो वाली इन्वेंट्री नहीं बिकेगी, वो बिकेगी, नया आ जाएगा वहां पे, पर वो तो बिकेगा ही। वो बोलता है मेरे पाइपलाइन में माल रहता है, तो वही वाला माल हमेशा थोड़ी रहता है। पुराना माल आप समझ गए होगे, वो निकल गया फिर बाकी माल वहां रह गया। मैं मानता हूं हमेशा वो माल रहेगा, वो वही वाला नहीं, पर उतना माल हमेशा रहेगा। बट दैट ऑलवेज हैपेंस इन ऑल द टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। सो व्हाट? वो इन्वेंट्री ही रहेगा और अकाउंटिंग में उसको इन्वेंट्री के रूप में ही ट्रीट करना चाहिए। अच्छा, एक चीज और, जैसे अभी आपको मैं वो बता रहा था, क्या नाम, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, क्या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के बारे में। जैसे मान लो कोई किसान है और उसके पास गेहूं पैदा किया, वीट बोलते हो, वेट बोलते हो, वीट, तो उसके पास वीट पैदा किया हुआ है, वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है। तो आप जानते हो कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, however that is measured at NRV, वो डन है। अब वो बंदा का ना आटा फैक्ट्री भी है, अब उसके पास आटा का स्टॉक है। क्या आटा भी आउटसाइड द परव्यू ऑफ AS2 रहेगा? या आटा, सर कैसे? आटा इज नॉट एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, गेहूं में भी। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? सर चाय का जो पत्ती है ना, पत्ती, चाय पत्ती नहीं, चाय का पत्ती, एक होता चाय पत्ती, हम लोग इसको चाय पत्ती बोलते हैं। घरों में जो चाय पत्ती है, हाँ लीफ, तुम समझ गया, चाय का जो लीफ है और चाय पत्ती जो है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। हेलो भाई साहब, आप, मैं समझा पाया कि नहीं आपको? ग्रीन वाला टी लीफ और काला वाला चाय पत्ती, अभी ठीक? वन में बी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बट द अदर इज नॉट, अदर इज इन्वेंट्री। सो बी केयरफुल, वहां पे AS2 एप्लीकेबल होगा। तो आप को कोई जगह पे कुछ एग्जाम्शन है, दैट डजंट मीन कि सब जगह पे सारे एग्जाम्शंस मिलेंगे। ओके, फुल स्टॉप। एक छोटा सा क्वेश्चन और। अच्छा, अभी तक सारे क्वेश्चन के आंसर हो गए ना? एक क्वेश्चन और, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, क्या इन्वेंट्री के वैल्यूएशन को लेकर के आप क्या बोलना चाहते हो? बोलिए। नहीं ऐड होगा,
क्यों आपको ऐसा, 1 मिनट बच्ची को बोलना, क्या नाम बेटा? हाँ बोलिए। इसके लिए ना आप लोग वर्डिंग्स जो हैं वो इंस्टीट्यूट वाली लिखिएगा। आइडिया गुड, वर्डिंग ये रखिएगा कि दीज कॉस्ट हैव नॉट बीन इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्रीज टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। आप अपना वाला वर्ड लिखेंगे ना तो 0.5% मार्क्स कम रहेगा। थोड़े से जो मेन वर्ड्स है ना वो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से लिखने चाहिए। आइडिया मैं चेंज करने नहीं बोलूंगा, आइडिया इज गुड, जिस तरह के आंसर कर रहे हो इट्स गुड, एनकरेजिंग, लेकिन वर्ड्स जो है ना थोड़े से, इसीलिए रीड करिए बार बार। जो बुक आपको दिए उसको रीड करो, अगर मौका मिले तो इंस्टीट्यूट का जो बुक है उसको रीड करो, ठीक है। तो बच्ची ने आंसर दिया नहीं सर हम लोग उसको इन्वेंट्री के कॉस्ट असर्टेनमेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब एक घटिया क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए फैक्ट्री में जो डिप्रिसिएशन लगता है, होता है ना, मशीनरी प्लांट इन सब का डिप्रिसिएशन होता है ना, वो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में आता है। यू रिमेंबर मैंने फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के बारे में बताया था, नॉर्मल लेवल ऑफ प्रोडक्शन से डिवाइड होता है, तो वो डिप्रिसिएशन भी डिवाइड होता है। ये कभी मत समझना कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड ऑन कैश कॉस्ट, इट इज वैल्यूड ऑन टोटल कॉस्ट। मतलब मटीरियल लेबर के अलावा डिप्रिसिएशन भी उसका पार्ट है, क्योंकि डिप्रिसिएशन भी जो फैक्ट्री का डिप्रिसिएशन है, मशीन है, वो भी तो इन्वेंट्री को बनाने में रोल प्ले कर रहा है, वो भी तो खर्चा हो रहा है, नहीं हो रहा खर्चा? अरे मशीन 100 करोड़ की यार, फर्स्ट ईयर में 10 करोड़ का डिप्रिसिएशन हो गया, तो 10 करोड़ क्या चीज में लगा? मैन्युफैक्चरिंग में ही तो लगा। और पैसा लगा कि नहीं था 10 करोड़? तुमने 100 करोड़ की मशीन खरीदी थी बाबू, साल भर के बाद वो 90 करोड़ है, तो 10 करोड़ भी तेरा खर्चा है कि नहीं हमको बता। आज तूने रुपया नहीं दिया तो क्या हुआ, पर 100 करोड़ जब खरीदे थे तो क्या रुपया नहीं लगा था? आज डिप्रिसिएशन में भी नॉन कैश कॉस्ट, बट क्या उस वक्त भी नॉन कैश कॉस्ट था जब तुम मशीन खरीद के लाए थे? उस वक्त तो वो कैश कॉस्ट था ना। तो डिप्रिसिएशन भी ना इन्वेंट्री वैल्यूएशन में कॉस्ट के रूप में ऐड होता है। बस खाली ये याद रखिएगा कि ऑफिस का डिप्रिसिएशन और डिलीवरी वैन का डिप्रिसिएशन ऐड नहीं होता है। कारण बताओ सर, ऑफिस का डिप्रिसिएशन एडमिन एक्सपेंस है और डिलीवरी वैन का डिप्रिसिएशन सेलिंग एक्सपेंस है, तो उनको आप कैसे इन्वेंट्री में ऐड करवा दोगे? वो तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। सो डन। अब एक घटिया क्वेश्चन, ये तो बढ़िया क्वेश्चन था, घटिया क्वेश्चन। अनप्रोवाइडेड डिप्रिसिएशन, क्या? अनप्रोवाइडेड डिप्रिसिएशन माने वो डिप्रिसिएशन जो हम बुक्स में लिखे नहीं। कैन दैट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री? क्वेश्चन ढंग से सोचिएगा, समझिएगा, असेस कीजिएगा। क्वेश्चन में भी घटिया, आंसर इज नॉट घटिया। क्वेश्चन सुनिए, समझिए, तुरंत आंसर मत दीजिए, 2 मिनट सोचिए, आपस में बात कीजिए। मान लीजिए मैंने डिप्रिसिएशन, मैंने एक मशीन खरीदी 100 करोड़ की और डिप्रिसिएशन डेबिट नहीं किया पीएल में, और इन्वेंट्री में रखना चाहता हूं क्रेडिट में। बाई क्लोजिंग स्टॉक जब लिख रहा हूं तो हम उसमें रखना चाहते हैं। कैन अनप्रोवाइडेड डिप्रिसिएशन बी इंक्लूडेड इन द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री? मैं ये नहीं बोल रहा अनप्रोवाइडेड डिप्रिसिएशन कर दिए तो तुम अच्छा काम कर दिए, आउटसेट पे पहले वो गलत है। डिप्रिसिएशन अनप्रोवाइडेड इज ए रॉन्ग थिंग। ट्रू एंड फेयर व्यू की 12 बज चुकी है, बोली हाँ या ना? पर एक तो क्वेश्चन, इसीलिए मैंने बोला घटिया क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। पर मान लो किसी ने क्वेश्चन बना दिया तेरे लिए, आराम से बात करो दोस्तों से, मैं तो हूं बैठा हुआ। मटीरियल 20 करोड़, लेबर 30 करोड़, डिप्रिसिएशन 20 करोड़, लिखे नहीं। बाई क्लोजिंग स्टॉक 70 करोड़। डिप्रिसिएशन डेबिट नहीं किया, अनप्रोवाइडेड। क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करने का मन है। उसको गाली लंबा दे दीजिएगा क्वेश्चन पेपर में कि हाउ कैन यू अनप्रोवाइड और नॉट प्रोवाइड
depreciation, because if a P&L is prepared without providing depreciation, the profit will be overstated, and that is never true and fair view. ये गाली देने के बाद फिर आंसर ये वाला जरूर लिखिएगा, जो तुमसे मांग रहा है, वो तुमसे मांग रहा है कि क्या इसको इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं. जवाब दीजिए. नो, नहीं कर सकते. एक गलती तो कर रहे हो, उसके काउंटर में फिर दूसरा गलती और कर रहे हो. एक तो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं किए हो, ऊपर से इन्वेंट्री ऐड करके झूठे मूठ का प्रॉफिट लिख दो. नहीं समझे? इधर खर्चा डेबिट हुआ नहीं, इधर क्लोजिंग स्टॉक में वैल्यू क्रेडिट कर दोगे तो झूठ मूठ का प्रॉफिट डेबिट हो जाएगा ना, प्रॉफिट रिकॉर्ड हो जाएगा ना बुक्स में. ये तो और भारी गलती है ना बच्चों. बोलिए. गुड. सुनिए, हम लोगों का इन्वेंट्री का एस होता है कंप्लीट. आप क्वेश्चन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5 छोड़ के, इलस्ट्रेशन 5 रॉन्ग है. कौन सा पेज नंबर बता तो? 16 नंबर. उसका क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ के बाकी सारा चीज को रीड करोगे. कोई चीज आपको नया मिल सकता है. नया अगर मिल रहा है तो मेरा वो बात याद करोगे. कौन सा? ओनली 80 to 90% विल बी फ्रॉम द कवर्ड एरिया. 10% 20% विल ऑलवेज बी न्यू. उसको पढ़ोगे, लेकिन पहले खुद डिसाइड करोगे. जैसे मान लो एक क्वेश्चन है इसके अंदर, जब रीडिंग करोगे तो पता चलेगा. एक बंदे के पास कॉटन का स्टॉक है और टॉवेल का स्टॉक है. बोलिए, कॉटन का स्टॉक है और टॉवेल का स्टॉक है. हाँ, कॉटन एनआरवी पे होगा, पर टॉवेल नॉर्मल इन्वेंट्री की तरह होगी. टॉवेल इज नॉट एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सर, कॉटन इज एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. तो ये सब चीजों के सम आ सकते हैं. मतलब जनरली सीए इंटर में नहीं आता है क्योंकि फाइनल का प्रोडक्ट है ये, पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए और मुझे लगता है कि बाई चांस आ जाए, किसको मालूम है यार. तो बच्चे पढ़ लें, पढ़ के थोड़ा प्रिपेयर ज्यादा हो जाएं, क्या प्रॉब्लम है. तो 1 से लेकर के 23 तक क्वेश्चंस को रीड करना है. क्वेश्चन नंबर 5 आप छोड़ दोगे और 10 का 2 मैंने कटवा दिया था, है ना. इसके अलावा सारा क्वेश्चन आप रीड करोगे. जो प्रैक्टिकल है उसको पेन पेपर पे सॉल्व करना हो तो सॉल्व करो, बहुत ही बढ़िया बात है. और नहीं तो कम से कम रीड जरूर कर लेना. और एक बात, ये जो 1 से लेके 13-14 पैराग्राफ है, इसको 2-2, 3-3 बार करके रीड कर लोगे, ताकि जब अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्लास खत्म हो, मेरी 12वीं 13वीं क्लास जब हो जाए, तो आपको ऐसा फील हो कि हाँ भाई मेरे को एस आता है, हमने पढ़ा है डिसेंटली, हमने होमवर्क भी किया है, हमने सम्स भी बनाए हैं, और हमने जो चैप्टर रीडिंग है वो वाला काम भी किया, और क्लास तो अटेंड हमने किया ही है. सिर्फ क्लास अटेंड करने से 70% ऑफ द पेपर इज सॉल्वेबल. होमवर्क बनाने से इट बिकम्स 80%. इंस्टीट्यूट का स्टडी मॉड्यूल साथ में बना लिया, देन इट बिकम्स 100%. डन. तो ये वाली बुक सिर्फ 70 क्लासरूम से और 10% एक्सरसाइज के होमवर्क से. ठीक है. इसके क्या क्या एक्सरसाइज के होमवर्क बचे बताओ, जो मुझे करवाने हैं. 3 और 4 क्या? तो दोनों बहुत इजी इजी हैं. चलो 3 नंबर देखते हैं. हाँ बोलना बेटा. मुझे मालूम है, इसीलिए तो कटाया. इसके आंसर रॉन्ग है, इसका आंसर अलग रॉन्ग लिखा हुआ है, इसीलिए तो कटवाया आपको. ये दोनों सम जब हो जाए मेरा, उसके बाद जब क्लास खत्म हो मेरे पास अंदर आकर के पूछ लोगे. क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था क्या अपना? चलो 3 को रीड करो. अभी मैं दोनों सम के बाद बात करूंगा.
जो वर्ड लिखा है कॉटन क्लियरिंग चार्जेस, वो इंटरेस्ट है, नीचे में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप अगर देखेंगे दिस इज इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, ये फार्मर नहीं है, ये कॉटन कहीं से मंगवा रहा है और हाँ रॉ मटेरियल के रूप में यूज कर रहा है, और इसको क्लियरिंग कराने में मान लो 2 महीना 5 महीना लग जाते हैं, तो सामने वाला जो बंदा है वो ब्याज लेता है। जैसे मान लो मैंने तुमको 100 रुपए का माल बेचा और तुम उस माल को 5 महीना बाद लेोगे, तो मेरा तो 5 महीना पहले हमको पैसा मिलना चाहिए ना यार। तो 5 महीना बाद अगर तुम उसको क्लियर कराओगे तो मेरे को ब्याज का पैसा मिलना चाहिए ना। तो वो तुम दे रहे हो, हम ब्याज लेते हैं, तुम देते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टोरी आगे है। पहले तुम उसको इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड करते थे इंटरेस्ट को, अब तुम चाहते हो कि नहीं वो इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड नहीं हो, और उसकी वजह से भाई इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड नहीं होगा तो खर्चा में रहेगा ना, फिर बाई क्लोजिंग स्टॉक में नहीं आएगा तो प्रॉफिट गिर जाएगी। तो आपकी प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए से गिर रही है, 5 लाख रुपए से। तो वो कमेंट मांग रहा है कि भाई ये क्या है, स्टोरी क्या है। बोली पढ़ाएं आप लोगों को सेम चीज, क्वालिफाइंग असेट। गुड। तो क्या आप कॉटन खरीद के लाते हो वो क्वालिफाइंग असेट हो जाएगी? कुछ बना के तैयार कर रहे हो कॉटन को, सो इट्स ए नॉन क्वालिफाइंग असेट। तो फिर इंटरेस्ट क्या होना चाहिए? ऐड नहीं होना चाहिए। तो पहले आप गलत करते थे, अब आप सही कर रहे हो, तो इसको तो सही बोलना चाहिए ना कि यस यू आर, हाँ यू आर करेक्ट, यू आर डूइंग अ करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अच्छा प्लस, बच्चों एक बार ध्यान देना, प्लस ये आंसर हो गया पहला। अब और एक तो कमेंट करना है। वन कमेंट यू डिड कि भाई अर्लियर आप इंटरेस्ट को इंक्लूड करते थे, वो गलत था। अब आपने जो बदलाव किया है कि आप इंटरेस्ट को इन्वेंट्री में ऐड नहीं कर रहे हो, वो लॉजिकल है, क्योंकि कॉटन कभी भी क्वालिफाइंग असेट नहीं हो सकता। आप ट्रेड कर रहे हो, आप खरीद रहे हो, कैसे क्वालिफाइंग असेट होगा? अब सुनिए, क्या आपके यहां पे पॉलिसी चेंज हुआ है? क्या पहले आप कुछ करते थे बाद में कुछ कर रहे हो? तो हाँ, तो उसको लेके कुछ पढ़ाएं आपको कभी? हाँ सर, पहला क्लास में पढ़े हम लोग। क्या? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंजेस, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, डिस्क्लोजर ऑफ चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसी। कंसिस्टेंसी जब वायलेट होती है, याद है? तो क्या करना पड़ता है सर? नोट्स में लिखना पड़ता है। क्या चीज? एक मिनट, क्या चीज? खाली फैक्ट एंड इफेक्ट। हाँ, फैक्ट एंड इफेक्ट। अच्छा, ये भी एक तो ना, तुम लोग 2-3 क्लास हुआ है तुम लोगों को, तुम लोगों को वार्निंग दे दूं मैं। बच्चे लोग जब क्लास में आते हैं ना, और जब आंसर करते हैं, तो वो लोग ये कोशिश करते हैं कि जितना हम कम से कम बोले, और आपका हैबिट होना चाहिए कि जितना आप ज्यादा से ज्यादा बोल सके। जैसे क्या हुआ, मैंने बोला अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज हुआ है, सब बच्चे समझ गए थे हाँ हुआ है। मैंने बोला करना क्या है, तो एक बच्चा बोला डिस्क्लोजर। फिर मैं बोला क्या चीज का, तो एक बच्चा बोला फैक्ट। फिर बोला खाली फैक्ट, तो एक बच्चा बोला नहीं इफेक्ट भी। अब आप समझ में आ रहा क्या करना चाहिए था आपको? शुरू में ही, आपको शुरू में ही बोलना चाहिए था, सर एज देयर इज ए चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी द एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द फैक्ट ऑफ द चेंज अलॉन्ग विथ द इफेक्ट ऑफ द चेंज दैट द प्रॉफिट हैज गॉन डाउन बाई। इसका इफेक्ट ही तो है, प्रॉफिट 5 लाख से गिर गई है। इतना चीज आपको बोलना चाहिए था, और अपन बोलते हैं डिस्क्लोज। तो ये हैबिट क्या होती है ना बेटा, जितनी जल्दी हम लोग दूर कर लें अच्छा है, क्योंकि एग्जाम 6-7 महीना के बाद आप दोगे। आदत पड़ जाती है बच्चों को कि वो 2 लाइन, वो 2 वर्ड, वो 3 वर्ड लिखने का, और इस तरह के क्वेश्चन 4 मार्क्स के 5 मार्क्स के आते हैं। और आप अगर उतना कमती से में लिखो, जैसे डिस्क्लोज करना, रॉन्ग नहीं बोले आप, पर क्या आपको लगता है डिस्क्लोज करना पड़ेगा, लिख देने से मार्क्स मिल जाएगा आपको? मार्क्स मिलने के लिए तो सारे कंटेंट आपको लिखने पड़ेंगे ना, तो वो हैबिट रॉन्ग हो जाती है। तो ट्राई टू स्पीक द मैक्सिमम दैट यू नो
कुछ अनवारंटेड होगा ना, मैं आपको बता दूंगा, ये मत लिखो बेटा ये बेकार का मसाला है, ये मत लिखिए रिपीट ही तो हो रहा है, सेम ही चीज को दोबारा बोल रहे हो ना, ये मत लिखो। लेकिन तुम अपनी तरफ से बोल तो सभी कुछ दो। यू गॉट इट? चलो लिखो। लिखिए इंटरेस्ट being a finance cost interest being a finance cost is not included in ascertaining the cost of inventory ascertaining determining the cost of inventory, full stop. However, if the inventory is a qualifying asset, we include qualifying asset, कॉमा करके लिखो, we include the interest in the cost of inventory. ये पढ़े हैं ना हम लोग अच्छे से? गुड। पैरा चेंज। कंपनी एक्स लिमिटेड pays cotton clearing charges which is interest. Full stop. X Limited was including such charges in the valuation of closing stock earlier. Full stop. पहले ये करता था, now it has decided, it मतलब X Limited ना, now it has decided not to include this. Full stop. This is a correct accounting treatment ये आपने पहला कमेंट किया इन्वेंट्री वाला। अब इसी इन्वेंट्री वाले क्वेश्चन में AS1 का क्वेश्चन भी छुपा हुआ था। अब आप समझ रहे हो क्या क्या हुआ है? तो अब आपको AS1 वाला आंसर भी तो करना पड़ेगा। पैरा चेंज करके लिखो, फर्दर देयर इज ए चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या पॉलिसी चेंज हुई बेटा? पहले इंटरेस्ट को इंक्लूड करते थे कॉस्ट में, अब आप एक्सक्लूड करते हो। फर्दर देयर इज ए चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर विच X Limited has to disclose X Limited has to disclose the fact of the change and the, मतलब क्या चेंज किया ये लिखना पड़ेगा, ये पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा। अर्लियर वी वर इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बट नाउ वी हैव डिसाइडेड नॉट टू इंक्लूड दैट। ये हो गया फैक्ट ऑफ द चेंज। फिर इफेक्ट, ड्यू टू दिस आवर करेंट ईयर्स प्रॉफिट हैज गॉन डाउन बाय
5 लाख रुपीज। ये नोट्स ऑन अकाउंट्स में लिखना पड़ता है। और कई बार तो ना नोट्स ड्राफ्ट करने आते हैं एग्जाम में कि आप नोट्स ड्राफ्ट करो कि उसको लिखना क्या है। तो ये जो मैंने अभी बोला ना पूरा बात, यही चीज बस लिख देना है। नोट्स में कोई बवाल इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है। फैक्ट मतलब क्या चेंज हुआ, इफेक्ट मतलब उसके कारण क्या असर पड़ा, बस वही चीज लिखना है आगे। एंड द इफेक्ट ऑफ द, बोलो, चेंज दैट द प्रॉफिट हैज गॉन डाउन बाई 5 lakhs एक बार सेंटेंस पूरा पढ़ो तो, नहीं हुआ नहीं, भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, एक बार वहां से पढ़ो। फर्दर देयर इज अ चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर विच X Limited has to disclose the fact of the change and the effect of the change that the profit has gone down by rupees 5 lakh in the notes on accounts. क्या सर डन है, समझ में आ गया पूरा कैसे लिखते हैं, नरेट कैसे करते हैं क्वेश्चन को? चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे। बोलते हैं गली बॉय तो बहुत अच्छा पिक्चर बनाया भाई। सुपर डुपर हिट होगा, बोलता है इस साल का सबसे बड़ा। हम सारा मूवी देखते हैं, मतलब हम जिसको क्या बोलते हैं, मूवी बफ ना क्या बोलते हैं आप लोग। हम स्पोर्ट्स सारा देखते हैं, फैनेटिक हैं स्पोर्ट्स को लेकर के। हम फुटबॉल देखते हैं। फुटबॉल कौन कौन देखता है? कौन सा प्रीमियर लीग देखते हो? सब देखते हो। मैन यूनाइटेड, हाँ तो बस तो मजा आएगा फिर। और क्या, चेल्सी की 12 बजाने, चेल्सी को हम नफरत करते हैं, मैन सिटी फिर भी थोड़ा इज्जतदार है। 12 तो बज गए हम लोगों की चैंपियंस लीग में बेटा। हाँ नहीं, अनफॉर्चुनेट नहीं था रे, खराब ही खेले हम लोग। लेकिन वो जब से आया है, वो क्या नाम, स्लो क्या उसका नाम है रे उसका साला, हाँ 12-13 मैच जिता दिया नहीं। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अच्छा थोड़ा मोड़ा अगर मैं फुटबॉल का बात करूं गर्ल्स मुझे माफ कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही सिंपल समय, बहुत ही सिंपल समय, आराम से पढ़िएगा, हड़बड़ाइएगा मत। अगर लास्ट तक पहुंच गए हो तो फीफो फॉलो करना है कि वेटेड एवरेज, खाली ये चेक कर लो। फीफो फॉलो करना है ना। फीफो माने सबसे पुराना, नहीं सबसे पुराना माल हाथ में है कि सबसे नया वाला माल हाथ में है? क्लोजिंग स्टॉक में सबसे नया वाला माल हाथ में है या जो पहले खरीदे थे वही वाला माल हाथ में पड़ा है? हाँ नया वाला हाथ में। फीफो माने जो पहले घुसा था वो पहले निकल गया, तो जो नया नया ताजा ताजा घुसा है गोडाउन में वही मेरे गोडाउन में है। फीफो यही वाला तो कॉन्सेप्ट है। तो ठीक है, मेरे को ये बताओ कि अपने ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी, पहले हम लोग स्टॉक टेकिंग कर रहे हैं, स्टॉक टेकिंग, फिर वैल्यूएशन करेंगे, फिर अगला जो जो बोलेगा वो करेंगे। तो मैं स्टॉक टेकिंग कर रहा हूं। मेरे पास कितना स्टॉक है मेरे को पता करके दो, क्योंकि हम गोडाउन में जाके गिनेंगे नहीं, गोडाउन में थोड़ी लेके जाएगा क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में तो क्वेश्चन पेपर ही गोडाउन है। चल बता कितनी इन्वेंट्री मेरे पास है, ओपनिंग कितनी थी, मैंने खरीदी कितनी, मैंने बेचा कितना, मेरे पास कितना है। लास्ट वाला आंसर दे तो चलेगा। 3.30 इन्वेंट्री है ये बोल रहा है। जल्दी बोलिए, ये बोल रहा है 3.30 इन्वेंट्री है। वन 1.30 तो लिखा हुआ ही है, तो कैलकुलेट भी नहीं करना। आई एम वेरी सॉरी। हाँ मैं तो देखा भी नहीं, मुझे लगा कैलकुलेट करना है। आई एम सॉरी। हाँ 1.30 लिखा हुआ भाई साहब,
हाँ तो लीटर ही तो रहेगा। अरे लैक्स में लीटर, सारा तो इन्वेंट्री लैक्स में ही है। 1 लीटर खरीदेगा आदमी। अरे पेट्रोल पंप, आप समझिए बात को, पेट्रोल का इन्वेंट्री है, पेट्रोल का डीलर है पेट्रोल पंप का। नहीं 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 मान सकते। इन्वेंट्री का डिटेल देखिए। इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग 1 लाख लीटर्स एट 15 पर लीटर। उसके बाद परचेज दिया 2 लाख लीटर और 1 लाख लीटर, और फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है। नहीं नहीं आप लिख दो, चलो लीटर्स, वहां क्वेश्चन में लिखो, चलो वहां लीटर्स। क्लोजिंग इन्वेंट्री के सामने में 1.3 लाख लीटर्स कर दो। अरे वहां सामने में लीटर्स कर दो बस। चल बता 1. वहां लीटर्स लिखा हुआ नहीं है, तो बच्ची बोल रही उसको हम रुपीज भी तो मान सकते थे। तो चलो ये मैं एरर मान लेता हूं, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन में एरर नहीं रहेगा। चल बता, फिर हम लोगों को फीफो क्यों लेता कि हमको वैल्यू करना है? क्यों बोलता वैल्यू द इन्वेंट्री? अगर वो 1.3 लाख रुपीज ही होता तब तो वैल्यू हो ही गया, फिर तुम क्या वैल्यू कर लोगे? चलो बताओ कैसे, कौन सा लेना है? क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन बोलो। 1 लाख इंटू, हाँ करेक्ट, 15.15। बेटा क्यों ये करेक्ट है? सर नया माल है और ये सबसे नया है, लेटेस्ट है ये वाला, लेकिन 0.30 फिर ऊपर से लेना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि फिर प्लस 0.3 इंटू 14.25। इसका मतलब एकदम शुरू में जो माल था वो बिक गया, नहीं क्या? मेरा 775 आया, 425 आएगा। रुक जाए एक बार ऐड कर देते हैं, ठीक से कुछ गलती हो गया। हाँ 19.425 है। फीफो पे हम लोगों ने कॉस्ट निकाल दिया। आगे ईयर एंड का एनआरवी दिया है, तो विचेवर इज लोअर कर दूं, नहीं तो इसी को मान के आगे बढ़ूं। बोलो बेटा। फीफो है ना, जो माल, फीफो का फंडा मालूम है ना? क्या बताइए फीफो का फंडा क्या है? वो पहले बेच देते हैं, तो आपके पास जो पड़ा रहता है वो कौन सा रहता है? एक मिनट उसको बोलने दीजिए, आप लोग मत बोलिए प्लीज, इधर देखिए। हाँ फीफो आप बोले, आप जानते हैं, आप टेंशन मत लीजिए, हम डांटेंगे नहीं। गर्ल्स प्लीज डोंट टॉक, स्टॉप फॉर द टाइम बीइंग। इधर देखिए मैं कुछ बोल रहा हूं, बाद में बात करिएगा आपस में। 1 लाख यूनिट 12 जनवरी को घुसा, क्वेश्चन का नहीं बोल रहा, ऐसी हवा से बोल रहा हूं। 2 लाख यूनिट 15 फरवरी को घुसा, 3 लाख यूनिट 16 मार्च को घुसा, और मेरे पास 31 मार्च को 3,40,000 यूनिट है। मतलब हम बेच दिए 3, 2, 5, 1, 6 माइनस 3.4, 2.6 बेच दिए। कैसे समझते हैं आप इसको, बोलिए तो फिर आपको क्वेश्चन क्या है बताइए, फिर इसका वैल्यूएशन करके दीजिए। हाँ क्योंकि यहां से तो 3 लाख ही ले पाएंगे ना, ये सबसे लेटेस्ट परचेज है ना, तो 40,000 तो यहां वाला माल ही बचेगा ना। अगर मेरे पास यहां, बच्चों प्लीज, अगर मेरे पास यहां क्लोजिंग स्टॉक में 130 रहता या 1 रहता या 0.9 रहता, तो आप इसमें से ले लेते सारा। यही तो फीफो है। हेलो, आप बोले हम लोग को फीफो मालूम है, आप बोले ना फीफो मालूम है। रुकिए, थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन है, एक बार स्टॉप कीजिए।
सम सॉल्यूशन रोकिए, मेरे साथ बात कीजिए। मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितना क्वांटिटी था बोलिए, किस वैल्यू का, 15। फिर मेरे परचेज कब हुए, डेट बताइए, इसका ओपनिंग स्टॉक का डेट बताइए, 1 जून। हाँ ठीक है ना, ठीक है बेटा। उसके बाद जून में कब कब परचेज किए, डेट बताइए, 7 जून। परचेज 2 लाख यूनिट, 14.25। नया परचेज 30 जून, परचेज 1 लाख, 15.15। फिर मैंने बेच दिया, कितना बाद में बता रहा हूं, और मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है 1.30, माने मैंने बेचा 2, 3, 4 माइनस 1.3, 2.7 लाख बेच दिया। तो कौन सा वाला बेचा 2.7 लाख, ऊपर वाला 1 लाख बेच दिए। रुकिए, ये बच्ची बोल रही है, हाँ आप लोग दोनों बोलिए, क्योंकि आपका चेहरा से मेरे को दिखाई दिया कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है, इसीलिए हम ये डिस्कशन को आगे लेके गए। तो ये जो आपके चेहरे से मेरे को पढ़ना पड़ रहा है, आप लोग मुंह खोल के बोलिए ना, सर हमको पढ़ाइए, हमको बताइए, हमको नहीं समझ में आया। अरे हम देयर टू हेल्प यू, पैसा दियो इतना इतना। आप तुरंत बोलिए खुला एकदम। आप घटिया क्वेश्चन भी पूछेंगे ना बेटा, हम आंसरेबल, हम डांटते नहीं है। और बाई चांस डांट भी दिए ना तो उस तरह से मत लेना कि आदमी ईगोटिस्ट है, नहीं, ऐसे ही बोल दिए। आप अपना काम करिए, हमको क्यों आपका चेहरा पढ़ के बोलना पड़े, देखो तेरे को तो समझ में नहीं आया। खुल के पूछिए एकदम आराम से, आपका हक है भाई, बोलिए। ठीक बोल रहे, ठीक बोल रहे, बोलते जाइए। गुड, गया ना 1.70 इसमें से, तो कितना बचा इसमें, 0.3 बचा ना मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में, बचा हुआ है ना, और ये 1 बचा हुआ है। तो ये हमको तुमको ऐसे क्यों समझाना पड़ रहा है, ये यहां से क्यों नहीं पता कर लिए फट से। सर हम लोग का ना वैसे आता तो ऊपर से नीचे आने का, हाँ अपना ऐसे लेके चले गए। तो वो ट्रिक तुमको डेवलप करनी पड़ेगी। नाउ सीपीटी का डेज आर गॉन। अब सब चीज वैसे ही स्टीरियोटाइप तरीके से आने से नहीं चलेगा। और देखिए ना, कुछ बच्चे फट से पकड़ लिए, इसका मतलब आप भी कैपेबल तो थे ही। आप बोले नहीं हमको तो वैसे ही बताओ, स्टोर्स लेजर बना के, ओपनिंग, रिसीट, इशू, बैलेंस। तो हर चीज वैसे करने के लिए उतना मार्क्स भी तो होना चाहिए ना पेपर में, और उतना वक्त भी तो होना चाहिए ना अपने पास। तो ऑल दीज न्यू ट्रिक्स यू हैव टू डेवलप। कि भाई 1.3 माने लेटेस्ट वाला माल, अब लेटेस्ट में सबसे लेटेस्ट मेरे पास 1 लाख है, तो फिर उसके ऊपर वाला माल, क्योंकि माल मेरे पास 0.3 माने 1,30,000 क्वांटिटी है, तो पड़ा रहेगा सबसे लेटेस्ट वाला माल। चलो बच्चों, ये हो गया। और क्या मांगा है, प्रॉफिट मांगा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मांगा है। सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किसको बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है, जो माल बिक्री हो गया उसका कॉस्ट। इसका मतलब मेरे को ये बताओ, मेरा ओपनिंग स्टॉक बिक्री हो गया, जल्दी बोलिए, और मेरा परचेज का माल बिक्री हो गया। सर सारा नहीं, सारा नहीं बिक्री हुआ है, सारा नहीं, कुछ माल बच गया है। तो ये देख, हम ये बोल रहे हैं ओपनिंग स्टॉक का माल जो बिक गया वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, परचेज भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, लेकिन परचेज में से जितना माल बच गया वो माइनस कर देंगे। पूरा परचेज ऐड करके जो माल बच गया उसको माइनस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। सो आज के बाद कोई तुमको बोले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है, तो एक तो डेफिनेशन है जो माल बेच दिए उसका कॉस्ट, और एक मैथमेटिक्स है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डू इट, रुपया में निकलेगा। ये वाला बताओ पहले, 15 लाख। गुड, परचेज 2 ठो है, मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा बेटा। हाँ 28.5 और 15 43.65। देखो तो चेक करके ठीक है क्या,
28.5 और 15.15, ये ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक अपने पास है 19.425। कितना है रे? मेरा है 39.225। और क्या मांगा है? प्रॉफिट और लॉस। मैं कुछ लिखता हूं, आप बताइएगा। हाँ बेटा। सर यहां जो मैंने एक तो तरीके से लिखा, क्या आप इस तरीके से अवेयर हैं या मुझे ऐसे ही लिखना पड़ेगा? ऐसे ही लिखना पड़ेगा अगर, तो इसका मतलब आप ढंग से फाउंडेशन पास नहीं किए हो। और अगर दोनों में कंफर्टेबल है सर, आप जैसा लिखवा लो, आना तो वही है, तो फिर आप ठीक हैं। इसको वर्टिकल फॉर्मेट बोलते हैं और ये टी शेप है जिसको हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट आप लोग बोलते हो। अपन को दोनों में ही कंफर्ट लेवल लाना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीटें ऐसे बनेंगी बेटा, एग्जैक्टली ऐसे भी नहीं बट समहाउ ऐसे बनेंगी। तो कैसे वाला करना है बोलो? ये वाला करके देखते हैं, फिर नीचे में डाल के देखेंगे ना उसको। चलो ना देखते हैं, बोलो क्या लिखना है। ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ, माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 8 हाँ बेटा एक मिनट रुक, 8.025। बोलिए। हाँ तो हिम्मत करिए बोलने का, गलती तो होगा रे बाबा, नहीं बोलोगे तो फिर तो बोल ही नहीं पाओगे कभी भी। स्पीक अप। जनरल एक्सपेंसेस, वो सब एडमिन सेलिंग सारे खर्चों को जनरल एक्सपेंस बोलते हैं। जब कोई नाम देने को नहीं होता तो जनरल बोल देते हैं। कहां गए थे? ऐसे ही। क्या कर रहे थे? ऐसे ही। तो जब ऐसे ही बोलते हो माना तेरे पास कुछ स्पेसिफिक बोलने को नहीं है, पर कहीं तो तुम जाके ही आए हो, तो उसको अकाउंट्स में जनरल एक्सपेंस बोलते हैं। आगे 1.25 नेट प्रॉफिट। आप लोग इसको मत बनाना, लेकिन आपको विद इन 30 सेकेंड्स ये सारे फिगर बोलने हैं। सब आपने लिखे हैं जगह जगह पे। बोलो ओपनिंग स्टॉक 15 लाख, 2 परचेजेस, बाई सेल्स, बाई क्लोजिंग स्टॉक। कैलकुलेटर पे इन दोनों को जोड़ के, कैलकुलेटर पे इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को माइनस करके बताओ। कैलकुलेटर पे आया कि नहीं है बताओ? 8.025, 8.025।
025 मत बनाइए, ये क्यों जरूरी है? ये बना लियो ना। ये बनाना अगर दोबारा आप बनाते हो तो कमजोरी इंडिकेट करता है, शोज योर वीकनेस, कि हम स्ट्रेंथ, हमारे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। सेम ही तो काम किया हुआ है, जल्दी बोले, सेम काम किया हुआ है कि नहीं? फिर दोबारा ये क्यों? जिसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है वो लिखो। जिसको लगता है ना सर हमारे लिए तो बड़ा चीज किया, आप बहुत बड़का चीज कर दी है, वो लिखो। 10, 12, 15 दिन के बाद खुद को ही लगेगा नहीं यार, एक ही काम को जबरदस्ती दोबारा क्या करने का है। हमको डर लगता है कि कुछ बच्चे को ये नहीं भी मालूम हो, जिस बेचारे को नहीं मालूम हो वो इससे कॉन्फिडेंस ले ले, और जिसको ये मालूम हो वो समझ ले कि हाँ ये और ये दोनों हो सेम ही चीज है। वन इज हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट एंड वन इज वर्टिकल फॉर्मेट। सो आर वी डन? अच्छा, मैंने आज आप लोगों को इन्वेंट्री का कुछ रीडिंग करने दिया, सारे पैराग्राफ्स है ना, और सारे इलस्ट्रेशंस। स्टडी मॉड्यूल के भी इलस्ट्रेशंस अगर आप कर सको तो बेस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाली क्लास में, अभी क्लास छोड़ नहीं रहा हूं, अभी क्लास बाकी है। नेक्स्ट वाली क्लास में आप लोगों के इन्वेंट्री को लेके और AS1 को लेके कोई भी क्वेश्चंस होंगे, हम लोग हाफ एन आवर आप लोगों का क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप पूछिएगा आराम से, मैं आंसर करूंगा क्लास के अंदर। आज हम लोग उस चीज को नहीं करते क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़े नहीं हैं, होमवर्क बनाए नहीं होंगे, तो एक दिन हम लोग इसको डेफर करते हैं। ट्यूसडे के दिन हम लोग आपके जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो हम लोग करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि स्टडी मॉड्यूल भी कंप्लीट करते चले, ठीक है।